सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी बहुत मस्त होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, जनरल साइंस 1008 प्रश्नों का महायज्ञ अपना कंटिन्यू है और इस महायज्ञ का आज एपिसोड आपके लिए थर्ड है। आपके रेलवे में, पटवार में और रीट में और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न बहुत ही सहायक सिद्ध होंगे। हूबहू आपकी परीक्षाओं के अंदर मिलेंगे। रेलवे में तो साइंस का वेटेज वैसे ही सबसे ज़्यादा रखा जाता है, तो इसलिए आप इनको कंटिन्यू पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। आप सभी का इस एपिसोड 6 में स्वागत है और आपका स्वागत मैं कर रहा हूँ राइटर एंड लेक्चर GL खटाना। प्यारे विद्यार्थियों, आपको कोई भी किसी भी प्रश्न में डाउट हो या कोई क्लियर करना हो तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। ओनली मैसेज, कॉल नहीं। एपिसोड नंबर 6 और एपिसोड नंबर 6 आज स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 131 से। जो विद्यार्थी इस एपिसोड 6 को पहली बार देख रहे हैं वे सोच रहे होंगे सर 130 तक के क्वेश्चन कहाँ हैं। तो वो 130 तक के क्वेश्चनों के लिए एपिसोड 5 यूट्यूब पे डाल दिए गए हैं, वहाँ देखें, या उनका लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में मैं यहाँ डाल दूँगा, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। टांग में पाई जाने वाली अस्थि है। अपने टांग के अंदर देखो, पैर पैर के भी दो पार्ट बना दिए साइंस ने। पैर पैर तो ये कंप्लीट पूरा माना जाएगा, और इस पैर के अंदर नीचे वाला जो पार्ट है उसको बोल रहा है ये टांग, और ये होता है अपने पास में घुटना, और ये होती है जांघ। तो ये बोल रहा है टांग में पाई जाने वाली अस्थि है। ह्यूमरस, ये तो प्यारे विद्यार्थियों अपने कोहनी और कंधे के बीच में हाथ में होती है। तो अपने पास में देखो टांग के अंदर दो अस्थि होती हैं, एक तो होती है फिबुला और एक होती है टीबिया। टीबिया तो होती है टांग के अंदर ये आगे, और फिबुला होती है पीछे। तो यहाँ 2 एंड 3 यानी कि ऑप्शन नंबर 4 राइट इसका आंसर होगा। तो टांग में पाई जाने वाली अस्थि दो होती है, टीबिया और फिबुला। टांग में टीबिया और फिबुला होती है, घुटने में पटेला होती है, और जांघ में सब जानते हैं फीमर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 132। वर्णांधता से ग्रसित रोगी को लाल रंग कैसा दिखाई देता है? यानी कि जिसके क्लियर विजन की बीमारी होती है उसको लाल और हरे रंग में डिफरेंट पता नहीं लगता है, क्योंकि उसके नेत्र में रेटिना के निकट शंकु नाम की जो कोशिकाएं होती है, उन शंकु कोशिकाओं के क्रोमोसोम प्रभावित होने की वजह से वो रेड और ग्रीन में डिफरेंट पता नहीं कर पाता है। ये बोल रहा है वर्णांधता से ग्रसित रोगी को लाल रंग कैसा दिखाई देता है? तो वर्णांधता से ग्रसित रोगी को प्यारे विद्यार्थियों लाल रंग येलो दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? येलो। तो इसका राइट आंसर हो गया 1 नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्लोरोफिल के खनिज घटक का परमाणु क्रमांक सबको पता लग गया होगा। क्लोरोफिल एक प्रकार का अपने पास में हरित वर्णक है। इसकी वजह से वनस्पति के अंदर पत्तियों का रंग हरा होता है। क्लोरोफिल में खनिज तत्व होता है, सबको पता है होगा, शायद नहीं पता है तो सुन लीजिए, मैग्नीशियम। अब ये बोल रहा है क्लोरोफिल के खनिज घटक का परमाणु क्रमांक यानी कि उसका एटम नंबर। तो मैग्नीशियम का अपने पास में एटम नंबर होता है 12। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा घूम रहा है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व होता है, तो मैग्नीशियम। फिर उसके बाद में आपको पता होना चाहिए कि उसका एटम नंबर क्या है, 12। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 134। रक्तदाब बीपी रक्तदाब बीपी से बीपी के नियंत्रण से संबंधित ग्रंथि है। यानी कि ब्लड ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कौन सी ग्रंथि करती है? उसका नियमन कंट्रोलर। तो थाइमस ग्रंथि नहीं करती है भाई,
वर्षण ग्रंथि टेस्टिस ये भी नहीं करती है। अग्नाशय पैंक्रियाज ये भी नहीं करती है। अधिवृक्क, और इस अधिवृक्क को अपन एड्रिनल ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। यह एड्रिनल ग्रंथि अपने बीपी ब्लड प्रेशर के नियंत्रण से रिलेटेड है। तो इसका राइट आंसर हो गया 4। आगे बढ़ते हैं। बुद्धि या यादाश्त के लिए उत्तरदायी मस्तिष्क का भाग। अपने मस्तिष्क में बुद्धि, यादाश्त, ध्यान, चिंतन, मनन, सोचना, बोलना, इन सब के लिए कौन सा मस्तिष्क का पार्ट है जो उत्तरदायी है? हाइपोथैलेमस नहीं है, थैलेमस नहीं है, अनुमस्तिष्क नहीं है, प्रमस्तिष्क। इस प्रमस्तिष्क के अंतर्गत ही बुद्धि, याददाश्त, सोचना, ज्ञान, बोलना, चिंतन, मनन, ये सभी प्रमस्तिष्क का ही कार्य है। आगे बढ़ते हैं। कान का पर्दा किस जीव में नहीं होता है? अच्छा प्रश्न है और रोचक भी है। कान का पर्दा किस जीव में नहीं होता है? तोते में होता है, सर्प में, तोता सर्प। देखो, कान का पर्दा नहीं होता यानी क्रॉस चुनना है। तोते में होता है, सर्प में नहीं होता है। गोहे का मतलब इसको राजस्थानी भाषा में घोराई पट्टा बोलते हैं, इसमें होता है। मानव में होता है। तो कान का पर्दा किस जीव में नहीं होता है? सर्प में। अच्छा, एक बात याद करो, सर्प के कान होते ही नहीं है तो पर्दा कहाँ से होगा? सांप के कान की संख्या पूछे तो इसका आंसर है 0, क्योंकि सांप के कान नहीं होते हैं। सर, फिर ये सुनता तो है, इसके नेत्र में ही सुनने की क्षमता होती है। चक्षु शुश्रुआ एक हिंदी में समास होता है बहुब्रीहि का। उदाहरण, चक्षु यानी नेत्र से, शुश्रुआ यानी सुनने की शक्ति किस जीव में पाई जाती है? सर्प में। तो इसके जो एक तरह से पर्दा है वो आँख में ही भगवान ने लगा दिया है, तो सर्प के कान का पर्दा नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। पलकों के किनारे कौन सी ग्रंथि पाई जाती हैं? अपने जो आँखों की पलकें हैं उनके किनारों पर कौन सी ग्रंथि? तो लेक्रिमल तो अश्रु ग्रंथि होती है, ये तो आँख में होती है। प्रोस्टेट ये अपने पास वसन में होती है। पैंक्रियाज ये अग्नाशय ये ग्रंथि है। तो पलकों के किनारे कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? मीबोमियम, मीबोमियन। ऑप्शन नंबर 2 याद रखना। पलकों के किनारे कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है? मीबोमियन। आगे बढ़ते हैं। पक्षियों में अंडाशय होता है। जो पक्षी होते हैं उन पक्षियों में अंडाशय कितने होते हैं? 2, 6, 7, 1। तो देखो, मानव में जो मादा होती है उस मादा में अंडाशय होते हैं 2। मादा में अंडाशय होते हैं 2, यानी कि जोड़ी बोले तो एक जोड़ी, क्योंकि जोड़ी के अंदर 2 होते हैं। कोई भी जोड़ी हो तो एक जोड़ी में 2। ये बोल रहा है पक्षियों में अंडाशय, तो पक्षियों के अंदर एक जोड़ी अंडाशय नहीं, ओनली एक अंडाशय होता है। कितना अंडाशय होता है? 1। आगे बढ़ते हैं। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान क्या कहलाती है? अपनी जो स्किन है, इस स्किन का अध्ययन या स्टडी कौन सी साइंस के अंतर्गत करते हैं? तो डेंटोलॉजी में तो दांत का अध्ययन करते हैं, दांत की साइंस है ये तो, दांत। डर्मेटोलॉजी में त्वचा का अध्ययन करते हैं, याद रखना। त्वचा का अध्ययन किस में करते हैं? डर्मेटोलॉजी। स्किन से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम, बीमारी या कोई भी विकृति विकार, तो उसके लिए स्पेशल अपन को पढ़ना पड़ेगा डर्मेटोलॉजी। और स्किन के डॉक्टर को बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। दांतों के डॉक्टर को बोलते हैं डेंटोलॉजिस्ट। आगे बढ़ते हैं। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। जो गोबर होता है, इस गोबर पे कई बार कवक उगने लगते हैं। गोबर पे जो कवक उगते हैं ये कवक हैं और ये गोबर है। तो गोबर पे उगने वाले कवक एस्परजिलस नहीं भाई, ये तो अपने अस्थमा बीमारी का कवक। सोप्रोफिल नहीं, कोप्रोफिल, ये इसका राइट आंसर है। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं कोप्रोफिल। क्वेश्चन नंबर 1
फॉर्बन 141 सिडेराइट अंडे जैसी गंध युक्त गैस है। सिडेराइट अंडे जैसी गंध युक्त गैस है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ टाइपिंग त्रुटि है, इसको कुछ नहीं माने। यहाँ पर ऐसे इसको समझिए, अंडे जैसी गंध युक्त गैस है। ये पिछली बार राजस्थान पुलिस 2018 में भी आया था कि अंडे जैसी गंध युक्त। तो नाइट्रस ऑक्साइड ये तो हंसाने वाली गैस है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये भी नहीं है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये भी नहीं है। तो अंडे जैसी गंध युक्त गैस होती है हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। इस गैस में अंडे जैसी गंध युक्त गैस आती है। सिडेराइट की जगह होगा सड़े अंडे जैसी, यहाँ पर सड़े अंडे, टाइपिंग त्रुटि हो गई। तो एक पर्सन की लैंग्वेज बनेगी सड़े अंडे जैसी गंध युक्त गैस। फिर इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। इस गैस में सड़े हुए अंडे जैसी गंध आती है। क्वेश्चन नंबर 142, कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार पौधों के लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक है। जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं वो वनस्पति या प्लांट के लिए सबसे उपयुक्त और सबसे बढ़िया और सबसे सस्ती एक उर्वरक यूज करते हैं और उसको उन्होंने ऑथेंटिक मान्यता दे रखी है। तो वो अपने पास में है यूरिया। और यूरिया का सूत्र मैंने शायद पहले भी बताया होगा, NH2CONH2। और इस यूरिया के अंदर N2 होता है 46%। यूरिया पौधों के लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक है और सस्ता भी है। कैंसर के अध्ययन की विज्ञान कहलाती है। पैथोलॉजी नहीं भाई, ये तो रोगों की विज्ञान है। हेमेटोलॉजी ये तो रोगों की विज्ञान हो गई, रोग। और हेमेटोलॉजी हो गई रक्त की विज्ञान, रक्त। ऑन्कोलॉजी कैंसर की विज्ञान है। याद रखना, इसका राइट आंसर हो गया ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजिस्ट कैंसर के विशेषज्ञ कहलाते हैं और ऑन्कोलॉजी में कैंसर के अध्ययन की साइंस पढ़ी जाती है। आगे बढ़ते हैं। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला उपकरण है। जो अपना हार्ट होता है, इस हार्ट की धड़कन 72 है, 82 है, 75 है, कितनी है? वयस्क मनुष्य का हृदय 72 बार प्रति मिनट धड़कता है। और इसकी ये धड़कन की जो अपने पास में प्रति मिनट की संख्या है, ये यदि 82, 85, 95 ये हो जाए तो उसको अस्पताल के अंदर कंट्रोल करने के लिए कौन सा उपकरण यूज करते हैं? पेस मेकर यूज करते हैं। स्टेथोस्कोप नहीं करते हैं, स्पाइगमोमेनोमीटर नहीं, ओडोमीटर नहीं, पेस मेकर। और इस पेस मेकर को गति प्रेरक भी कहा जाता है। पेस मेकर इंग्लिश वर्ड है और हिंदी में से गति प्रेरक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। रक्त विलयन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रक्त विलयन है, सही बात है, विलयन तो है, लेकिन ये अम्लीय है या क्षारीय? और अम्लीय क्षारीय में भी प्रबल है या दुर्बल? इस बात को अपन को देखना है। तो सबसे पहली बात, रक्त का पीएच मान होता है 7.4। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। अब 7 से आगे होते हैं वो क्षारीय में चले जाते हैं। 7 से आगे यानी कि 7 के आगे और नज़दीक वो अपने पास में दुर्बल क्षारीय में आते हैं। क्या किस में आएंगे? दुर्बल क्षारीय के अंदर। तो अपने पास में रक्त विलयन है, तो अपने पास में जो रक्त है ये दुर्बल क्षारीय विलयन है। कैसा विलयन है? दुर्बल क्षारीय। फिर जो जो अपन आगे जाएंगे तो प्रबल क्षारीय आएंगे, जैसे 13 या 14 के समथिंग। तो रक्त कैसा विलयन है? दुर्बल क्षारीय है। आगे बढ़ते हैं। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकने वाला प्रोटीन है। अपने शरीर के अंदर ब्लड है और ये ब्लड अपने विटामिन के भी है शरीर में। तो फिर ये अपने धमनी और शिरा जो ब्लड वाहिकाएं हैं
इनमें क्यों नहीं जम जाता है? तो इसको जमने से रोकने के लिए प्रोटीन है और उस प्रोटीन का नाम है हिपेरिन प्रोटीन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अपने शरीर में विटामिन के की पूर्ति होगी तो ब्लड क्लोटिंग यानी कि ब्लड का थक्का बन जाएगा, लेकिन अपनी वाहिकाओं में थक्का क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि उस थक्के को रोकता है हिपेरिन प्रोटीन। आगे बढ़ते हैं। चुकंदर का हल्का बैंगनी रंग किस वर्ण की वजह से होता है? चुकंदर का हल्का बैंगनी रंग किस वर्ण की वजह से? तो क्लोरोफिल इसकी वजह से, तो पत्तियों का रंग हरा। लाइकोपीन इसकी वजह से टमाटर लाल। कैरोटीन नहीं भाई, ये भी नहीं। बीटानिन। चुकंदर का हल्का बैंगनी रंग किस वर्ण की वजह से होता है? बीटानिन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। विटामिन B12 इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षाओं में आता रहता है। B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकार्बोमेलिन और विटामिन B12 से संबंधित तत्व होता है कोबाल्ट, और उसी के नाम के आधार पर इसका केमिकल नेम है साइनोकार्बोमेलिन। आगे बढ़ते हैं। पीलिया की बीमारी में प्रभावित होने वाला शरीर का अंग है। प्यारे विद्यार्थियों, पीलिया की बीमारी को हिपेटाइटिस भी कहते हैं, हिपेटाइटिस। और ये हिपेटाइटिस भी 5-6 प्रकार के होते हैं हिपेटाइटिस। और इस हिपेटाइटिस या पीलिया की बीमारी में सबसे ज़्यादा अपने प्रभावित होता है लीवर, यकृत। ना तो किडनी प्रभावित होंगी, ना फेफड़े प्रभावित होंगे, ना ब्रेन प्रभावित होगा, लीवर सड़ जाता है पीलिया की बीमारी में। तो पीलिया की बीमारी में प्रभावित होने वाला शरीर का अंग, तो इसका राइट आंसर हो गया लीवर। दुनिया में सर्वप्रथम हृदय का ट्रांसप्लांट किस वैज्ञानिक ने किया? प्यारे विद्यार्थियों, दुनिया में सबसे पहले हार्ट एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति में किस साइंटिस्ट ने ट्रांसप्लांट यानी कि प्रत्यारोपण किया? एडवर्ड जेनर ने नहीं किया, रॉबर्ट जी एडवर्ड ने नहीं किया, वेणुगोपाल ने तो भारत में किया था, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, और ये अफ्रीका के थे। 1967 की बात है। इन्होंने दुनिया में सबसे पहले, अफ्रीका के डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने हृदय का ट्रांसप्लांट या प्रत्यारोपण सफलतापूर्वक किया। भारत में पूछे, भारत में सर्वप्रथम हृदय का ट्रांसप्लांट, तो वो हैं डॉक्टर के वेणुगोपाल। क्वेश्चन नंबर 151, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अच्छे से देखना है, सबसे बड़ी ग्रंथि पूछ रहा है, ऐसे नहीं बोल रहा सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, नहीं तो उत्तर अलग होता है। सबसे बड़ी बहिस्रावी भी नहीं, ये तो पूछ रहा है कि अंतः हो चाहे बाह्य शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो पीयूष नहीं है, संवेद नहीं है, अग्नाशय नहीं है, लीवर। यानी कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत, और दूसरे नंबर पर आती है शरीर में सबसे बड़ी अग्नाशय। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो यकृत इसका जवाब है, और शरीर की सबसे बड़ी दूसरी ग्रंथि पूछे तो अग्नाशय या पैंक्रियाज। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछे तो पीयूष, और सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछे तो अपने पास में होगी थायराइड। सबसे बड़ी बहिस्रावी पूछे तो यकृत, और सबसे छोटी अपने पास में बहिस्रावी पूछे तो संवेद, और सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो यकृत। शहद में पाई जाने वाली मुख्य शर्करा है, ये कई बार आता है। शहद में मुख्य शर्करा कौन सी होती है? तो शहद में मुख्य शर्करा होती है फ्रक्टोज। और इसको याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, ऐसे याद कर लेना इसको। शहद फाट गो, शहद फाट गो, फाट गो। शहद को गर्म किए, और शहद को गर्म करने के बाद शहद फाट गो, तो फैसे क्या याद रह जाएगा? फ्रक्टोज। ये हिंट है, जबकि शहद फाट गो इस लाइन का कोई मतलब नहीं है, याद करने का तरीका या नुस्खा है। आगे बढ़ते हैं। कैंचुआ में हृदयों की संख्या,
कैंचुआ। देखो कल राजस्थान पुलिस में एक प्रश्न आया, अंगूर का अध्ययन तो विटीकल्चर में करते हैं और कैंचुआ का अध्ययन करते हैं वर्मी कल्चर। कैंचुआ का अध्ययन किस में करते हैं? वर्मी कल्चर, वर्मी कल्चर। और कैंचुआ को किसान का मित्र कहते हैं। ये एलडीसी में पूछ ली गई ये बात, बिल्कुल सिंपल। तो इससे रिलेटेड पर्सन आते ही रहते हैं। कैंचुआ का अध्ययन किस में करते हैं? वर्मी कल्चर में। कैंचुआ किसका मित्र कहते हैं? किसान का। अब आते हैं अपन प्रश्न का जवाब देने। कैंचुआ में हृदय होते हैं 8। रोचक बात है, कैंचुआ में हृदयों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। 8 हृदय होते हैं कैंचुआ के अंदर। किसके इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? चर्चा में रहता है, सुना भी होगा आपने अखबारों में, मीडिया, पत्राचार, पारिवारिकता में लोग बात करते रहते हैं। कीमोथेरेपी करते हैं भाई कैंसर के इलाज में। कैंसर के इलाज में कीमोथेरेपी किया जाता है। टिटनस रोग किस जीवाणु से होता है? अच्छा प्रश्न है। टिटनस रोग किस जीवाणु से होता है? तो टिटनस की बीमारी को धनुष टंकार भी कहते हैं। टिटनस की बीमारी को लोकजा भी कहते हैं। यह अपने पास में टिटनस की बीमारी जीवाणु के द्वारा जनित है, लेकिन ये पूछ रहा है टिटनस की बीमारी कौन से जीवाणु से? तो ये होती है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। तो टिटेनी से टिटनस का बैक्टीरिया याद रखना। टिटनस की बीमारी क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नाम के बैक्टीरिया से होती है और इसके अंदर प्रभावित होता है तंत्रिका तंत्र और अपने शरीर के अंदर पेशियों में ऐंठनता, शरीर धनुष के आकार में ऐंठ जाता है। वास्तव में शरीर धनुष नहीं बनता है। क्वेश्चन नंबर 156। सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया? सबसे पहले बैक्टीरिया का पता किसने लगाया था? तो वो लगाया था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक। इसका पूरा नाम है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक, पोलैंड के साइंटिस्ट है। इन्होंने सबसे पहले जीवाणु का पता लगाया था और वो भी किस पे लगाया था? दांत पे लगाया था। प्यारे विद्यार्थियों, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, परीक्षाओं के अंदर रिपीट होते रहते हैं। आगे अध्ययन करेंगे अपन एपिसोड नंबर 7 में। धन्यवाद, खूब पढ़ें। आप अच्छे से इन प्रश्नों की वीडियो को बार बार देखें और आपके दोस्त व सहपाठियों को भी शेयर कर दें ताकि हमारे को तो मनोबल मिले और आपको डिजिटल पुण्य मिले। धन्यवाद, मिलते हैं अगले एपिसोड में नई ऊर्जा के साथ। थैंक यू।